अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और उससे पहले हमने कुछ पढ़ा चैप्टर 4A से। चैप्टर 4A कंप्लीट हो गया और फिर डेफिनेशन के एक अलग से चैप्टर 4B बनाया और कुछ हमने पढ़ा। दरमियान में चैप्टर एक सैलरी वाला है, वो अभी हम स्किप करके आगे जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करेंगे और फिर दोबारा से सैलरी की तरफ आएंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को नोट्स वगैरह पहुंच रहे हैं तो ठीक है, जिनको नोट्स नहीं पहुंच रहे उनके पास ये स्क्रीन तो आ जाती है ना, उसी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया करें और बाद में वहाँ से पढ़ लिया करें, अपने पास नोट कर लिया करें। फॉर द टाइम जो है ये इस तरह से गुजारा करने की कोशिश करें। नहीं जी, हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हमने स्टार्ट किया था। और आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है जी? हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े। उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज है। तो उसमें से एक को हम बड़ी ही डिटेल से पढ़ाने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं। नहीं जी, हमने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? रेंट, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि रेंट अगर रिसीव हो जाए, रिसीवेबल हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। फिर हमने कहा रेंट क्या होता है? रेंट अमाउंट है जो एक बिल्डिंग का मालिक दूसरे बंदे को यूज़ करने के लिए अपनी बिल्डिंग देता है, या ओपन प्लाट या जो भी चीज़ दे रहा, ठीक है। लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, दोनों। और बदले में जो ले रहा होता है, ठीक है, अमाउंट है, कंसीडरेशन है, वो रेंट है। और अगर कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट हो, अब ये फॉरफिटेड डिपॉजिट कल बताया था कि एक बंदा दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल परचेज ऑफ लैंड का और फिर बाद में मुकर जाता है, तो जिसने बेचनी होती है वो कहता है भाईजान नहीं, जो आपने मुझे एडवांस दिया था, ठीक है, तो मैं एडवांस, ठप्पी, जो है टोकन, ये सारे क्या होते हैं, तो ये जो है एडवांस की मद में आते हैं। तो उसको वो क्या कर लेता है? अपने पास जब्त कर लेता है। तो वो जब्त भी किया हुआ कि जो की हुई अमाउंट है वो भी रेंट कहलाएगी। तो रेंट 2 तरह का होता है, साथ में लिखा हुआ है जो है। अब लैंड और बिल्डिंग में क्या आ गया? ओपन प्लाट है, ठीक है, ओपन प्लाट, खुली ज़मीन, वो दी हुई है रेंट पे, जैसे को पार्किंग वगैरह के लिए दे देते हैं, तो वो भी क्या है? आपकी लैंड और बिल्डिंग में आएगी। और इसके अलावा जो है ज़मीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वो दी हुई है, तो वो भी लैंड ऑफ बिल्डिंग। एग्जांपल ऑफ जो है फॉरफिटेड डिपॉजिट, मिस्टर हरी है वांटेड टू बाय, मैं यहाँ से करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेहतर रहे। नहीं जी, मिस्टर हरी है, मिस्टर हरी है वांटेड टू बाय अ हाउस, किससे? बिलाल से। कितने में जनाब? 6 मिलियन में। और मिस्टर बिलाल कहता है हाँ जनाब, ओके, मैं 6 मिलियन में तैयार हूँ। तो अब बिला के स्टूडेंट है, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। जो है ऑफर की मिस्टर हरी ने और मिस्टर बिलाल ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। हरी गेव कितने? 1 लाख रुपया उसने एडवांस दे दिया, 6 मिलियन या 60 लाख देने थे और उसमें से 1 लाख देने दिया। बाकी जो 59 लाख है, ठीक है, उसने जो है वो बाद में देगा। आगे पढ़ लेते हैं। एज एडवांस, ठीक है, तो उसने क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। अब क्या हो जाएगा जनाब के, सॉरी, एडवांस दे दिया, टोकन दे दिया, और अब हरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है परचेज के, और अब रिमेनिंग अमाउंट किसी भी स्पेसिफाइड डेट को क्या कर देगा? वो पे कर देगा। स्पेसिफाइड डेट को क्या करेगा बेटा जी? वो पे कर देगा, ठीक है। इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओवर दोनों राजी हैं, तो हमें क्या है? कहता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट हरी रिफ्यूज टू परचेज द प्रॉपर्टी। कहता नहीं यार, महंगी है, ये है, वो है, मैं नहीं लेता। नाउ एज पर नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस नाउ अडे, होता भी ऐसा है कि जो बंदा अपनी बात से मुकर जाएगा तो जो एडवांस होगा वो कोई वापस नहीं करेगा। तो 1 लाख रुपया विल नॉट बी रिफंडेड टू मिस्टर, ठीक है, सॉरी, मिस्टर बाई मिस्टर बिलाल। मिस्टर बिलाल पैसे वापस नहीं करेगा। अब ये किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको रेंट ट्रीट किया जाएगा और ये किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ओके है, कोई मसला हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फॉरफिटेड डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके दरमियान कोई एडवांस दे गया, अब बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गया, तो फॉरफिट कर लिया जाएगा जो उसने एडवांस दिया, वो पैसे अब कोई वापस नहीं करेगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? वो कहेगा भाईजान पैसे तो मैंने वापस नहीं करने, ठीक है। तो पैसे, अब वो जो पैसे हैं वो किस में चले जाएंगे? वो भी रेंट में चले जाएंगे। एनी रेंट, एनी
रेंट, कोई और कलर देख लेते हैं, नहीं है कोई मज़े का कलर, चलो यही कर ले, ठीक है। एनी रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय आ जो है पर्सन अगेंस्ट द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट और मशीनरी, हमने पढ़ा ये किस में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और एक और चीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, रेंट के साथ क्या यूटिलिटीज़ एमिनिटीज़ वगैरह भी दी जा रही हैं और वो अलहदा से आइडेंटिफाइएबल हैं, तो फिर उनके से अगर कोई इनकम आ रही है, कैसे 1 लाख रुपए आप ले रहे हैं यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट और उन यूटिलिटीज़ पे, सिक्योरिटीज़ पे, एमिनिटीज़ पे बिजली दी हुई है, ठीक है, ये सारी सर्विस, तो इनका जो ख़र्चा पड़ रहा है वो कोई 80,000, तो ऊपर वाले 20,000 किधर जाएंगे, वो जो बचत है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ले जी हम इनके क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे से, और आपको जो है ये जी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वो कहता है मिस्टर ए ने अपना हाउस दिया बी को, रेंट कितना 55,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब है 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरे साल का निकालने करिए। फ्रॉम विच, ठीक है, रुपीज़ जो 5,000 पर मंथ है, इसमें से इस 55,000 में से, ठीक है, अगेंस्ट जो है वो रेंटिंग ऑफ यूटिलिटीज़ एंड स्वीपर सर्विसेज, इसके साथ कोई कनेक्टेड सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज़ के बिल मैं बर्दाश्त करूँगा, और इसकी जो है जो स्वीपर वगैरह को जो झाड़ू वगैरह लगाता है तो उसके पैसे भी मैं दूँगा। अब जो है तो असल में खर्चा तो वो तो 5,000 रुपये पर मंथ ले रहा है, टोटल कितना है 55,000, टोटल कितना है 55,000, टोटल है 55,000 रुपये, उसमें से 5,000 है यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट, यूटिलिटी के अगेंस्ट उसको खर्चे कितने पड़ रहे हैं, बिल कितने का आता है 1,800 रुपये पर मंथ का आता है, और स्वीपर कितने लेता है, ठीक है 1,000 रुपये पर मंथ लेता है, तो 5500 रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की रिसीट्स हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो खर्चा है वो 1,800 रुपये पर मंथ और 1,000 रुपये पर मंथ है। और कुछ और भी कमा रहा है जी, कमा रहा है। हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन करंट ईयर कितनी है 9 लाख। तो अब 3 तरह की इनकम हो गई, एक तो 55 में से ये 50,000 रुपया, ठीक है, किसके है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, दूसरा ऊपर वाले जो 5,000 है उसमें से ये खर्चे निकाल के तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तीसरी इनकम कौन सी है उसकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। लें जी अब ये 3 इनकम है, ये वाला हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। स्टार्ट करते हैं। कौन है बंदा, मिस्टर ए, नजर आ रहा है मिस्टर ए, कौन है बंदा मिस्टर ए, ठीक है। एक तो उसकी है इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो कौन से वाली यार, ये 9 लाख रुपया इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या है 9 लाख रुपए, इधर रुपीस कर लें और इधर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और नीचे टैक्स शेयर, ये हर दफ़ा लिखना है, ठीक है। 9 लाख रुपए उसकी क्या हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो उसने बता दिया, उसमें से कोई काट छाट नहीं करनी। दूसरी उसकी क्या होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो हमने निकालनी है, अभी निकालेंगे। और तीसरी क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो हमें पता है, ठीक है। इसकी तो पहले हम वर्किंग कर लेना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितने हैं 5,000, ठीक है, कितनी है 5,000, लेकिन उसमें से महाना 5,000, महाना खर्चा कितना होता है 1,800, स्वीपर चार्जेस कितने हैं 1,000 रुपये पर मंथ, तो हम कहेंगे 5,000 माइनस बिजली का बिल 1,800 रुपये पर मंथ, और स्वीपर चार्जेस कितने 1,000 रुपये, तो 5,000 माइनस 1,800 माइनस 1,000, ये मंथली इनकम है यानी रिसीट है, ठीक है, ये मंथली रिसीट है, ये मंथली क्या है, ये मंथली उसके खर्चे हैं। तो बाकी अब ये कितनी मंथली है, तो हमने इसको ईयरली बेसिस पे लेना है, तो मल्टीप्लाइड भी क्या हो गया 12, मल्टीप्लाइड बाई 12,
तो ये करके देखें ज़रा। बाईस सौ इसकी इनकम आ गई मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये 26,400, 26,400। तो इसको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही है वो 26,400। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब कोई बिल्डिंग हो दी जाए किराए पे, लेकिन उसमें अलहदा से चार्ज कर रहा हो यूटिलिटीज़, एमेनिटीज़, सिक्योरिटी, झाड़ू, फलां फलां, इस तरह की सर्विसेज जो कनेक्टेड होती है बिल्डिंग के साथ, तो भाई ये इस तरह की जो सर्विसेज हैं तो उसके अगेंस्ट जितने पैसे आए और उसमें से जितना खर्चा है वो निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 26,400। अब हमारे पास दो इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख रुपए उसने दे दी थी, ये हमारे पास 26,400 आ गई। अब बाकी रहेगी कौन से वाली? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसको हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 1 क्या बेटा जी? वर्किंग 1। वर्किंग वन में हम सिर्फ एक बात सिर्फ बतानी थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो आसानी से पता चल जाएगी। कैसे? जो है रिसीट्स, रेंट, जो भी कह लें, ठीक है, क्या कह लें उसको? ग्रॉस रेंट कह दें, ग्रॉस रिसीट कह दें, जिसमें से खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो कितनी है? 55,000 माइनस 5,000, इतनी हो गई ना। 55,000 माइनस 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये वाली बात समझ आती है? कितना होता है? 50 तो 6 लाख हो गया, ठीक है। ये वर्किंग है ना। लें जी, ये तो हो गया 6 लाख, ठीक है। बस इससे आगे एक पॉइंट याद रखें कि इसके अगेंस्ट जितने भी खर्चे होंगे, आज हमने पढ़ने आगे जाके, जितने भी खर्चे होंगे वो आज हमने जाके क्या करने हैं? पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, एक खर्चा जो हमेशा मिलेगा वो इस सारे का 1/5, सारे का क्या? 1/5 है, ठीक है। वो आपको मिलना ही मिलना है, वो आपको मिलना ही मिलना। इस सारे का 1/5 जो ग्रॉस रेंट होता है उसका वो कहता है भाईजान आपको 5वां हिस्सा। देखिए 5वां हिस्सा खर्चे का क्यों दे रहा है? वो भाई डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से इसको कहते हैं कि जनाब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रिपेयर अलाउंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। वो हो गया। अब 6 लाख का 5वां हिस्सा यानी 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 या 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/5 कर लें, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है? तो 1,20,000। तो 1,20,000 क्या हो गया? ये खर्चा, बाकी खर्चे पढ़ेंगे। ये वाला जो खर्चा है ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, इसके आगे है ओपन प्लाट पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं मिलता। ओपन प्लाट के अगेंस्ट हम कोई अगर फॉरफिटेड डिपॉजिट लें तो उसके अगेंस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिलता। बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर जगह पे मिलता है। तो ये कितना होता है? 5वां हिस्सा। किसका? जो हमारा ग्रास रेंट। ग्रास रेंट कितना है? 55,000 आया, 5,000 क्या था? वो तो यूटिलिटीज के अगेंस्ट चला गया। तो बाकी जो बच गया 50,000 उसको मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा? हमारा ये ग्रॉस रेंट आ जाएगा। उसमें से एक खर्चा तो हमेशा होना ही होना है। वो कौन से वाला? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस, रिपेयर अलाउंस। तो बाकी कितना बच गया? 4 लाख। बाकी कितना बच गया? 4,80,000। 4,80,000। तो ये कैलकुलेशन हुई। वर्किंग 1 से हम कहेंगे 4,80,000,
तो ये टोटल हमारी इनकम कितनी हो गई, इसी को टैक्सेबल भी कह लें। $4,80,000 प्लस 9 लाख प्लस 26,400, तो 14,06,400, 14,06,400, तो हमारा 14,06,400 आ गया। अब ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। क्यों टोटल क्यों मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें से कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो है नहीं, तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। इस पे रेट लगाएंगे, रेट लगता है कौन से वाला, 60,000 प्लस 17.5%, यही रेट है जी, यही है 17.5%। अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख यानी 2,64,000, मेरे ख्याल इतना ही बनता है। इसका निकाल लें जो भी बनता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। हम इधर से आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो वो टोटल हमारा 60,000 और 2,6,400 और 96,120 हमारा क्या बनता है, टैक्स पेएबल बनता है। ले जी, ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी को रिपीट करता हूँ। रेंटेड मिस्टर ए रेंटेड हाउस कितने का, 55,000 का, लेकिन इस 55,000 में 5,000 क्या है, यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट है। उन 5,000 के खर्चे क्या हैं, ये और ये, और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पहले कर लो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी 3 इनकम है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक यूटिलिटीज़ वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक है बिजनेस वाली। अब बिजनेस हमने पहले लिख दिया। ये चूँकि निस्बतन आसान लग रहा था, इसको हमने पहले कर लिया। तो इस 55,000 में से 5,000 क्या है, इस 55,000 में से 5,000 क्या है जो यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट रहा है। लेकिन 5,000 के खर्चे कौन से वाले हैं, 1,800 और 1,000। तो 5,000 में से 1,800 और 1,000 निकाल के मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये 26,400। इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले दी गई है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दोनों निकल है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो 55,000 रेंट आता था, उसमें से 5,000 चले गए किसके खिलाफ, यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट, बाकी बच गया 50,000। 50,000 का हमने 50,000 का हमने क्या करना है जनाब, 50,000 का हमने ये 55 माइनस 5,000 यानी 50,000 मल्टीप्लाई 12, 6 लाख। एक खर्चा हमेशा मिलेगा, एक खर्चा हमेशा अलाउड है। वो कौन सा है, रिपेयर अलाउंस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस। तो वो क्या है, जितनी आपकी जो है ग्रॉस रेंट हो उसका 1/5, 5वां हिस्सा 20%। तो वो आपने क्या करना है, 1,20,000 बनता है, वो हमने कर लिया 4,80,000। 4,80,000 यहाँ पे इनकम आ गई, ठीक है। 9 लाख बिजनेस इनकम, 4 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 26,400। ये टोटल 14,64,000 यानी या 6,400 कर रहे हैं। और उस पर हमने क्या, अब ज़ाहिर है इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं, तो कौन सा लगेगा, टेबल 1। टेबल 1 मुझे याद था, मैंने कर लिया और कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। तो ये इसका टैक्स पेएबल, टोटल इनकम टैक्स पेएबल। चले, आप चूँकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वीडियो पास करके ये वाला आप क्या कर सकते हो, उधर दिखाना है, वीडियो पास करके वो वाला वीडियो पास करके आप क्या करते हैं, यहीं पे पास करके इसको नोट कर लें। तो इतनी देर हमें यहाँ पे वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसको पास करके जो है नज़र ओके आ रहा है, ठीक है। तो इसको वीडियो रोकोगे और इसको पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन है, इधर आइएगा, ये क्वेश्चन है इतना सारा, ठीक है। सोल्यूशन भी आपको आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि नेट के इश्यूज़ आ रहे हैं, अदरवाइज मैं सोल्यूशन भी आपको इसका भिजवा दूं, नोट्स भिजवा दूं पूरे चैप्टर के। तो आपने ये क्या कर लेना, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं जी, अब इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ आपको जो है एक तरह से होमवर्क दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश कराऊंगा कि मैं आपको ओवरव्यू पूरा दे दूं।
ये मैं इरेज कर रहा हूं। वो कहता है मिस्टर ए हैज 2 हाउसेस, 2 घर हैं। हाउस नंबर 1 गिवन ऑन रेंट टू एन इंडिविजुअल एंड हाउस नंबर 2 इज गिवन टू ए कंपनी। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल को दे दें, एओपी को दे दें, कंपनी को दे दें, हमें तो रेंट आना है ना। ओके, हाउस, ठीक है, हाउस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंट पर मंथ। उसके जो है यूटिलिटीज़ के कोई पैसे ले रहा है और यूटिलिटीज़ के खर्चे लिखे हुए हैं। ओके, हाउस नंबर 1 40,000 रुपये रेट है, किधर जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। हाउस नंबर 2 का कितना है, 70,000, किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इसका अलहदा लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में 55,000 था, उसमें मिक्स था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलहदा लिखा हुआ है। कैसे, यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट कितने ले रहा है, 15,000, और कितने ले रहा है, 18,000। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के खर्चे कौन से हैं, ये वाले। तो 15,000 के अगेंस्ट कितना खर्चा है, 10,000, 15 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, 18,000 कितना खर्चा है, 3,000, 18 माइनस, ठीक है। तो ये यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं, ये हाउस 1 के हैं, ये हाउस 2 का है। ओके, तो हमने हाउस 1 और अलग-अलग नहीं करना, हमने तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करेंगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दोनों को टोटल करेंगे तो 1/5 अलाउंस लेंगे, और ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 15,000, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस हाउस 1 का यूटिलिटीज़ कितनी आती है, 15,000, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस कितना है, 10,000, 15 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 12। जो हाउस 2 की यूटिलिटीज़ के अगेंस्ट कितने पैसे आते हैं, 18,000 माइनस 3,000, 18 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम और कुछ है जी, मिस्टर ए हैज़ आल्सो अर्नड इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी, 7 लाख। लें जी स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 3 है, हमारे पास क्या है, 3। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप इन सब को नीचे ले जाके वर्किंग में करें या यहीं पे कर लें। तो भाई मैं अब यही वाला क्वेश्चन यहीं पे करने लगा हूं, पहले मैंने आपको नीचे जाके वर्किंग करवाई थी। लें जी स्टार्ट करते हैं। बंदे का क्या नाम है, बंदे का क्या नाम है, मिस्टर ए। कैलकुलेशन है क्या, पूछा क्या है, ठीक है, हाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो हमसे क्या है, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल निकलवाना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। ओके, और टैक्स ईयर कोई बताया, हम XX लिख देंगे, ठीक है, या 20XX, 2000 कुछ भी होगा ना, नहीं बताया। ओके, नहीं जी, सबसे पहले तो जो सीधी सीधी है ना, ठीक है, सीधी सीधी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो लिख दे। पिछले दफा मैंने पूरा लिखा था, इस दफा मैं पूरा नहीं लिख रहा, मेरी मर्जी। ओके, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, उसने बता दिया, 7 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहीं पे कर लें या अलहदा करें, अलहदा कर लेते हैं। ले जी, वर्किंग 1, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो कौन सी है, ये वाली, इसको वर्किंग 2 कर ले, हमारी मर्जी। क्वेश्चन करने के डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ, सोल्यूशन में इस तरह से नहीं दिया हुआ, सोल्यूशन में चेंज है, आप वो वाला सोल्यूशन वाला तरीका भी अपना सकते हैं। ले जी, तो हम इधर कर लेते हैं। अब पहले वर्किंग 1 कर ले, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, हाउस 1, हाउस 1 उससे कितने आ रहे हैं, कितने, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 हाउस नंबर 2 से कितने आ रहे हैं, हाउस नंबर 2 से आ रहे हैं 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,
लें जी, कैलकुलेटर जिंदाबाद। $4,80,000। ओके, $8,40,000। ये नजर आ रहा है? 8,40,000। तो 4,80,000 प्लस 8,40,000, तो ये 13 लाख कितना आ गया? 13,20,000। ओके, ये ग्रॉस रेंट आ गया, ग्रॉस रेंट आ गया 13,20,000। अब 1/5 क्या है? वो रिपेयर अलाउंस, वो हर दफा मिलना है, ठीक है। तो ये 13,20,000 तो 2,64,000 हमारा क्या आ गया? सॉरी, 2,64,000 हमारा रिपेयर अलाउंस, ठीक है। तो 2,64,000 तो 10,56,000 हमारी क्या आ गई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 10,56,000, 10,56,000 हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। लें जी, हम यहाँ पे लिख लेते इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10,56,000। लें जी, ये हमारी आ गई। लें जी, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसकी वर्किंग हम इधर कर लेते हैं, यह सिर्फ जगह बचाने के लिए। वर्किंग टू, वर्किंग टू इनकम, ये कौन से वाली? वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लें जी, वो कितनी है? कर लेते हैं। 15,000 है हाउस वन से और उसका 10,000 खर्चा है। 18,000 आ रहा है हाउस टू से और उसका 3,000 खर्चा है। तो हाउस वन, मैं H1 लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। हाउस वन से आ रहा है 15,000, लेकिन उसका खर्चा कितना है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके, हाउस नंबर 2, उसका कितना आ रहा है? 18,000 और उसका खर्चा कितना है? 3,000। 18,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यूटिलिटी के अगेंस्ट माइनस उसका खर्चा कितना है? 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करें तो ये सॉरी 10,000 है। ये आ गया 60,000। ये 18 माइनस 3, 1,80,000, 1,80,000 यही होता है। हाँ ठीक है, यही है। 60,000 और 1,80,000 तो टोटल कितना बन जाएगा? 2,40,000। नहीं जी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,40,000, 15,000। ओके, तो ये कितना आया? 2,40,000। टोटल कर ली। 15 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, 60, 1,80,000, तो दोनों मिला के हो गए 2,40,000। अब इन सबको ऐड कर लें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से आई? 7 लाख से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितने से आई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितने से आई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रास ये थी, उसमें से तो 10,56,000। और बाकी कहाँ से आए?
बाकी कहाँ से है, ये वाला 15,000, ये वाला। ओके ठीक है, टोटल करते हैं। 7 लाख प्लस 10,56,000 प्लस 2,40,000, तो ये बनता है 19,96,000। अब इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं तो टेबल 1 लगेगा, ये टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम भी यही, टैक्सेबल इनकम भी, तो टेबल 1 लगेगा। वो टेबल 1 लगा के आप इसको सॉल्व करें, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो हमारा ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया। नहीं जी, कल हमने इसी में सेक्शन जो था इसके बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था। कल थोड़ा उसको डिफरेंट लिखा हुआ था चौथा पॉइंट, लेकिन चौथा पॉइंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, कल वाला यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमने कहा थे 2 न्यूमेरिकल किए, वो हमने प्रैक्टिस की जो कल पढ़ा था। कल चौथा पॉइंट भी पढ़ लिया था, 5वां पॉइंट आज पढ़ना है। चौथा पॉइंट ये था कि हम हायर लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल का, ठीक है, लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ है वो कहता है वेयर द रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय अ पर्सन इज लेस देन फेयर मार्केट रेंट for the property, the fair market rent shall be treated as rent। तो फिर अगर आप फेयर मार्केट रेंट से कम लें तो फिर हम क्या करेंगे, फेयर मार्केट रेंट को अपना रेंट लेंगे, फेयर मार्केट रेंट को अपना हम क्या करेंगे, रेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली बात तो हमें समझ आ गई। अब इससे आगे, ठीक है, ये वाली बात क्या कहती है, अगर मैं इसको चलो दोबारा बयान कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। फेयर मार्केट रेंट जो है उसको हमने लेना है, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट रेंट से ज़्यादा हो तो फिर एक्चुअल को लेंगे, जो इनमें से हायर होगा। कुल मिला के बात ये है। तो अब चौथा पॉइंट कहता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय पर्सन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो फिर किसको लेना है, फेयर मार्केट को लेना है। लेकिन अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो फिर एक्चुअल को लेना है। कल वाली बात दोबारा से वापस आते हैं। बाबर आजम ने क्या किया, अपने दोस्त जो है हसन अली से है, हसन अली को क्या कर दिया, बात नहीं, जो है हसन अली लेट्स आउट अ हाउस टू बाबर एट अ स्पेशलाइज रेंट पर मंथ कितना, 30,000, कितना 30,000, 30,000 पे घर दे दिया। रेंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट फॉर द हाउस ऑफ सिमिलर साइज कितना, 40,000। फॉर द पर्पज ऑफ रेंटल इनकम अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना है जाएगा, 40,000, 40,000। तो जो है चूंकि ये आपस में दोस्त हैं बाबर आजम और अली हसन, तो अली हसन क्या है पर मंथ 30,000 रुपये दे दिया। लेकिन भाई इसी तरह का घर का फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 40,000, तो फिर हम क्या लेंगे, जो बाबर आजम ले रहा है अली हसन, नहीं 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 हसन अली से नहीं, हम कितना लेंगे, 40,000 लेंगे। ओके, वो कहता है सेक्शन 4 शैल नॉट अप्लाई वेयर द फेयर मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ लेसी यानी इम्प्लाई। देखिए आगे आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, ये पॉइंट 5वां इनकम। कुछ बुक्स में इस वजह से नहीं लिखते इसको कि ये क्या है, ये 5वां पॉइंट आगे आएगा। किस तरह से, वो कहता है भाईजान इम्प्लायर इम्प्लाई को बाज़ दफ़ा क्या दे देता है, घर दे देता है, वो इम्प्लाई की इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल हो जाता है। कितना शामिल करते हैं, फेयर मार्केट रेंट। अब इम्प्लायर का वो एक्सपेंस हो जाएगा ना, ठीक है, अगर समझ आ रही है ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं। इम्प्लायर ने, मालिक, कारोबार के मालिक ने अपने मुलाजिम को, इम्प्लाई को घर दे दिया हुआ है। अब मुलाजिम की सैलरी में, इम्प्लाई की सैलरी में
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस वो हर दफ़ा ऐड होती है, वो कितनी होती है, वो 45% या इस तरह से होती है, जो भी होता है। अगर इस तरह का काम हो जाए तो फिर हम जो पॉइंट नंबर 4 है वो अप्लाई नहीं करेंगे, मालिक की इनकम में फेयर मार्केट वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे वो आगे की बात है। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आई कैप की बुक से एज इट इज़ उठाई गई है, ठीक है। ये आपको एक एक करके मैं करवा दूंगा, ये आपके नोट्स में भी होगी, ठीक है। और इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपने एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेनी है। हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करवानी है आपको, लेकिन आपने उसको दोबारा से बता रहा हूँ कि पढ़ना ज़रूर है। लें जी, हम आज चलते हैं कि डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15A। अभी सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे? सेक्शन 15। तो अभी क्या पढ़ने लगे? 15A। ये क्या बला है? इधर कीजिएगा कैमरे को। ये जो सोल्यूशन है वैसे तो बुक में दिया गया, थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आपस में क्या कर लें आप, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं और आपको प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आपने इसका क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अभी हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा, अगर किसी की ग्रॉस रेंट 1 लाख है, क्या है? ग्रॉस रेंट क्या है? 1 लाख, तो उसको 1/5 क्या है? रिपेयर अलाउंस मिल जाता है। REP मतलब रिपेयर, 1/5 कितना? 20,000 हो जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो ये 20,000 मिल जाएगा। तो उसकी इनकम में कितने जाएंगे? 80,000। ये जो है ये डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। क्या हमने नहीं पढ़ा कि किसी भी हेड की इनकम निकालने के लिए उस हेड की रिसीट माइनस उस हेड से रिलेटेड खर्चे, तो उस हेड की इनकम आ जाती है। फिर हर हेड की इनकम को हम इकट्ठा करते हैं, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, वो इकट्ठा करके हम फिर क्या लाते हैं? वो हमारी टोटल इनकम आती है, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है? जो है टैक्सेबल इनकम आ जाती है। फिर उस पर रेट लगाते हैं, ये नॉर्मल में हम करते हैं, लेकिन फाइनल कोई एक और दुनिया है, सेपरेट ब्लॉक एक और दुनिया है, मिनिमम एक और दुनिया है। तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, तो उसमें ग्रॉस रेंट ये, और उसमें से लेस क्या करेंगे? कौन से वाला? रिपेयर अलाउंस। और क्या लेस किया जाता है? सोचे, पता नहीं क्या है, वो हम करने लगे हैं, वो हम पढ़ने लगे हैं। हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और हमें समझ आती जाएगी। ले जी, हम पढ़ते हैं। हम डिडक्शंस पढ़ने लगे हैं। एक डिडक्शन तो हमारी जानी पहचानी है, हमें पता है, और वो कौन सी है? 1/5 था रिपेयर अलाउंस। हमने 2 दफा उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कौन सा सेक्शन? 15A। फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी allowed by income tax ordinance, section 15A income tax ordinance under the head income from property, income from property। सबसे पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स, फौरन आपके कान खड़े हो जाए, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, टू ए बिल्डिंग। अब यहां पे बिल्डिंग आ गया, इसका मतलब है किसी ओपन प्लाट का रिपेयर नहीं मिलेगा।
भाई बिल्डिंग की रिपेयर होती है, ओपन प्लाट की क्या होती है, उसको कोई पेंट कराती है ओपन प्लाट को, ठीक है, उसकी कोई दीवारें खराब होती है, उसको कोई प्लास्टर खराब होता है। इसी वजह से इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एन अलाउंस, रिपेयर अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट, कौन से वाला, ग्रॉस रेंट चार्जेबल टू टैक्स। वो जो रेंट चार्जेबल, एग्जेम्प्ट का 1/5 लेना है, नहीं 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 नहीं, सिर्फ ग्रॉस रेंट का, ग्रॉस रेंट का 1/5 लेंगे, लेकिन किसका, बिल्डिंग का। साथ में N1 लिखा हुआ है और नीचे नोट 1 लिखा हुआ है, और नीचे नोट 1 में यही बात लिखी हुई है कि भाई बिल्डिंग के अगेंस्ट 1/5 लेंगे। बिल्डिंग, अच्छा रेंट क्या होता है, नंबर 1 वो जो अमाउंट आ रही होती है, नंबर 2 यानी एक तो जो रेंट आ रहा होता है सिंपल, जिसको हम रेंट समझते हैं, वो जो अमाउंट यूज करने के लिए देता है उसके अगेंस्ट जो पैसे आ रहे होते हैं वो, प्लस एक और चीज है, वो क्या चीज है, वो है फॉरफिटेड डिपॉजिट। कौन से वाला, फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो बिल्डिंग के अगेंस्ट भी 1/5 मिलेगा, बिल्डिंग का रेंट जो है वो उसके अगेंस्ट भी मिलेगा, और रेंट में और चीज आती है 1/5 ऑफ फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट का भी रिपेयर मिलेगा, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग के रेंट में नॉर्मल रेंट भी शामिल है और फॉरफिटेड भी शामिल है। लेकिन बिल्डिंग, तो इसका मतलब है रेंट तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो 2 तरह के रेंट लेके जाते हैं, एक बिल्डिंग का, एक ओपन प्लाट का। तो ओपन प्लाट का ना तो 1/5 रिपेयर मिलना है, ना ओपन प्लाट के अगेंस्ट कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट आ जाए, ना उस पे मिलना है। ओके हो गया। तो बिल्डिंग के रेंट पे 1/5, बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट हो गया, उसका भी 1/5। ओपन प्लाट का ना 1/5, ना ओपन प्लॉट के अगेंस्ट कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट हो, उसका 1/5 मिलना है। नोट 1 में ये वाली बात नीचे लिखी हुई है। ओके हो गया, हमारा पॉइंट ए क्लियर हो गया, हमारा पॉइंट ए क्लियर हो गया। तो हम क्यों ना इसको इधर कर लें कि हमारा जो है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, और उसको हम रेड के साथ ओके कर लें। अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आर पेबल। डेफिनेटली आपको पता है कैश बेसिस पे भी होती हैं, और किस बेसिस पे होती हैं, और अक्रूवल बेसिस पे भी एंट्रीज होती हैं। तो पेड आर पेबल इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस करवाई गई ताकि आग लग जाए, हमें कोई कल को इंश्योरेंस वाले पैसे दे दें, इसी तरह ये वो, तो उसके लिए छोटा सा ना प्रीमियम पे करते हैं हर साल, मंथली जो भी है। तो उस साल में जितना प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस का उस बिल्डिंग को, जिसके रेंट के अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उस रेंट में से क्या लेस होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आर पेएबल। पेएबल क्यों लिखा है भाई, हो सकता है एक्सपेंस तो डाल दिया हो इंश्योरेंस का, लेकिन अभी उसकी एंट्री क्या हुई हो, देखिए पेड की एंट्री मैं आपको बताने लगा हूं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं बेटा, दोनों आपको एक्सपेंस के तौर पर अलाउड है। समझ आ गई, हम कहते हैं जी जी हमें समझ आ गई, अच्छी तरह से समझ आ, तो ये हमें अच्छी तरह से समझ आ गई कि भाई जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया या पेएबल है, उसके अगेंस्ट हमें डिडक्शन मिलेगी। लोकल रेट, टैक्स, चार्ज, सेस पेड आर पेएबल ऑन प्रॉपर्टी और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन द टैक्स ईयर, सवाए इनकम टैक्स के। आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इनकम टैक्स पे किया, वो आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी कोई
प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, कोई लोकल, कोई सीवरेज, कोई किसी चीज का कोई टैक्स, चाहे लोकल अथॉरिटी हो चाहे गवर्नमेंट को, तो वो आपको रेंट के अगेंस्ट डिडक्शन मिल जाएगी। हम कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई। 3 तरह के डिडक्शन हो गए। हम पढ़ने लगे हैं चौथी, उसको भी क्रॉस कर देते, पढ़ने तो लगे अभी खत्म हो जाए। ग्राउंड रेंट पेड आर पेएबल फॉर प्रॉपर्टी। थोड़ा सा महंगा कंसेप्ट है, इसको हम कर देते हैं येलो, इसको पढ़ेंगे कल, इसको पढ़ेंगे कल, ठीक है। अगले पढ़ लेते हैं। एनी प्रॉफिट पेड, ग्राउंड रेंट वाला कंसेप्ट कल इधर से शुरू करेंगे। एनी प्रॉफिट पेड आर पेएबल टू एनी मनी borrowed to acquire, construct, renovate, extend or reconstruct property। आपने बिल्डिंग बनाई, उसके लिए लोन लिया, उस पे प्रॉफिट यानी सूद यानी इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो आपको जो है क्या हो जाएगा, आपको अलाउड है एज ए डिडक्शन। आपने बिल्डिंग नई खरीदी लोन से, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड है। आपने लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उस लोन से आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, तो भी आपको उस पे पूरा लोन के 2 हिस्से, लोन के 2 हिस्से, एक प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरी इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट होता है इसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट ऑन अमाउंट या मनी बारोड, ठीक है। तो ये प्रॉफिट या इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनी प्रॉफिट यानी सूद यानी इंटरेस्ट, पेड आर पेएबल, पेड आर पेएबल की तो अलग से नहीं बताना पड़ेगा, आपको पता है। एनी मनी बारोड टू एक्वायर, ठीक है, यानी आपने प्रॉफिट पे किया, आपने प्रॉफिट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, क्या जो मनी ली थी उस पे। एक तो ओरिजिनल है, नहीं वो वाला अलाउड नहीं, आपने, चलो मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। आपने बैंक से लिए 1 लाख रुपए, इससे घर खरीदना है, या आपने इससे घर कंस्ट्रक्ट कराना है, या जो घर है वो टूट फूट का शिकार है उसको रेनोवेट करना है, या आपने पहले 2 इमारतें सॉरी 2 स्टोरीज थी, आपने तीसरी बनवानी है, या उसको रिकंस्ट्रक्ट उसको ज़रूरत है कहीं कहीं हिस्से उसके, ठीक है। तो आपने उसके लिए 1 लाख रुपया लोन किया और जो इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 10,000 रुपये आप क्या दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये आपने लोन लिया घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट है इसको कहते हैं प्रॉफिट जो है पेड, या तो दे दिया या पेएबल होगा। ऑन अमाउंट ये वाली जो कि आपने घर खरीदने के लिए, तो इस प्रॉफिट को जो है 10% यानी 10,000 सॉरी, तो ये 10,000 रुपए की बात हो रही है। तो एनी प्रॉफिट पेड वो 10,000 रुपया ऑन एनी मनी, 1 लाख रुपया जो बोरोड की घर को खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट कराने, रेनोवेट कराने, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट आपने प्रॉपर्टी जो है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर, एफ पॉइंट पढ़ने लगे, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड with the capital contributed by house building finance corporation or a scheduled bank, ठीक है, the share in the rent or share towards the appreciation in the value of property। बड़ी अजीब बात कर गया, कोई अजीब नहीं है, अभी समझा देता हूं। इधर कैमरा, एक तो हम ऊपर केस पढ़ा है, लोन लिया, उस पे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। दूसरा HBFC इदारा है, या बाज़ दफ़ा कुछ शेड्यूल बैंक भी ये काम करते हैं,
वो कहते हैं हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेते। कहते भाईजान क्या लोगे? वो कहते भाईजान ये जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी कल को बढ़ेगी। हम कहते हैं जी जी हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बढ़ेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं भाईजान आप उसमें से हमें जो रेंट आए ना उसमें से शेयर दीजिएगा। होता तो बेसिकली सूद ही है, लेकिन अब उसको चेंज कर रहे हैं, या तो रेंट में से हमें हिस्सा दे दीजिएगा, या बाज बंदे कहते हैं भाई आप आज जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं 1 करोड़ की, तो मुझे बताएं कि आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो साल बाद भी उतने की रहेगी? नहीं, बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन में से हिस्सा मुझे दीजिएगा। पहला आपने पैसे लिए और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दूसरा HBFC या कुछ शेड्यूल बैंक होते हैं, वो कहते हैं भाईजान वो इंटरेस्ट को नहीं लेते, वो रेंट में से हिस्सा लेते हैं। दे तो हम पैसे रहे होंगे, या वो कहते हैं कि जो एप्रिसिएट हुई आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी उसमें से हमें हिस्सा दे दे, ठीक है। तो वो रेंट नहीं कहते या शेयर इन वो इंटरेस्ट नहीं कहते, वो कहते हैं शेयर इन रेंट या एप्रिसिएशन में से हमारा हिस्सा। अब पढ़ते हैं, आपने वो दिया तो आपको खर्चा होगा, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया, एक्सटेंड किया या रिकंस्ट्रक्ट किया विद द कैपिटल, वो पैसे जो लिए किसने कंट्रीब्यूट किए? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अल्टीमेटली वो उधार लिए, वो अमाउंट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या किसी शेड्यूल बैंक से, तो उनका जो शेयर इन रेंट होगा, इंटरेस्ट के बदले में क्या ले रहे हैं? शेयर इन रेंट एंड शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या साथ में कह लें कि रेंट में भी शेयर ले रहे हैं, एप्रिसिएशन टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है उसमें से अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो वो भी अलाउड होगा। दूसरे लफ्जों में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आपको कैपिटल दिया यानी कर्जा दिया, उस पे आप रेंट नहीं पे करेंगे, बल्कि उसको क्या नाम देते हैं, इंटरेस्ट नहीं पे करें, बल्कि रेंट में शेयर और एप्रिसिएशन में शेयर। तो आप दे तो पैसे रहे होंगे, इंटरेस्ट दें या फिर शेयर इन रेंट और एप्रिसिएशन दें, तो वो भी आपको नंबर 1 आप कर्जा लें और सूद दें, नंबर 2 आपने कर्जा लें और ये जो है रेंट में शेयर या एप्रिसिएशन में शेयर दें, तो ये भी अलाउड होगा। यहाँ तक बात समझ है? ओके, आखिरी पॉइंट, नंबर 1 अमाउंट लें और उस पे इंटरेस्ट पे करें। तो ये इंटरेस्ट अलाउड खर्चा है। ये पॉइंट कौन से वाला था? ई। एफ में कहता है HBFC आपसे जो है शेयर इन रेंट या एप्रिसिएशन या दोनों ले रहा हो तो ये भी अलाउड खर्चा है। तीसरा है आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के थ्रू ली। मॉर्टगेज क्या होती है? किसी का जो है 1000 बोरी गंदम पड़ी है उसके अगेंस्ट उधार लेता है। किसी की 1000 बोरी गंदम पड़ी है और वो कहता है मुझे उधार चाहिए और मैं इसको मॉर्टगेज करता हूँ। क्या करता हूँ? मॉर्टगेज। कहते हैं मॉर्टगेज क्या होती है? कहते हैं किसी की 1000 बोरी गंदम पड़ी है, वो बैंक को कहता है भाईजान ये देखो ना, ये मेरी सिक्योरिटी आ गई, ठीक है। बैंक कहता है कहाँ है? कहते हैं जो मेरी 1000 बोरी गंदम पड़ी है ना, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। तो वो लोन पे इंटरेस्ट लेगा और वो प्रॉपर्टी, वो जो ये जो इंटरेस्ट जो अब वो कर्जा लिया इसको मॉर्टगेज कहते हैं। वेयर द प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज आर अदर कैपिटल चार्ज, बस इसको रट्टा लगा लें, ठीक है। द प्रॉफिट आर इंटरेस्ट पेड, वो जो
प्रॉपर्टी को, इस वाली प्रॉपर्टी को या 1000 बोरी गंदम को मैं, जैसे मतलब मॉर्टगेज क्या होती है, 1000 बोरी गंदम पड़ी है जनाब, इसके अगेंस्ट मुझे कर्जा दे दें, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसके अगेंस्ट मुझे कर्जा दे दें, ये वाली आपको मैं मॉर्टगेज करता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक और वो घर बनाया। मॉर्टगेज क्या है, कोई चीज़ गिरवी रख के कर्जा लेना, तो उसके अगेंस्ट भी अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है तो वो भी आपको क्या होगा, अलाउड एक्सपेंस होगा, वो भी आपको अलाउड एक्सपेंस होगा। ठीक है, चले अगले पॉइंट हम यहीं से कल स्टार्ट करेंगे।